आ रही है सर, आ रही है आवाज।
यार ये थोड़ा सा टेबल सीधा नहीं हो सकता, लिखते में प्रॉब्लम है यार, इस तरह आ रहा है। हाँ कुछ सीधा करो, ज़हन में रखिएगा, उनको लिखते हैं ना सही लिखा नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है सबको? ये जो क्लास में बैठे हैं आपको इको तो नहीं महसूस हो रही? साहब जरा देख सुनिएगा जरा, क्लास में जो आवाज आ रही है इको तो नहीं इसमें? है हल्की सी जी, तेज कर। चलिए जरा नेक्स्ट पेज एक निकालना जरा, सर चेक कर लीजिएगा, इधर ही बैठना। कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं कोई है? जो कल तक पढ़ा है कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं इसमें? चलिए सर फॉर्मली शायद फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉस्टिंग ऑफ हेडिंग लिखना पड़ेगा। कॉस्टिंग ऑफ जॉइंट एंड कॉस्टिंग ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये नीचे वाला भी जरा चेक कर लिया करें, आवाज वगैरह नीचे जरा। क्लास की आवाज क्लियर? क्लास की आवाज क्लियर? प्लीज बेटा काइंडली 8:05 तक काइंडली आ जाया करें यार। चलिए सर, अब ये जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। एक डायग्राम में बनाऊंगा, जरा बोर्ड पर देखिएगा। समटाइम बेटा क्या होता है, एक कॉमन प्रोसेस से, एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। मसलन इसको समझने के लिए जरा एक एग्जांपल रखने का कोर्स है। अपने ज़हन में एक जरा पेट्रोल पंप ले जाएं जरा, किस किस नाम से पेट्रोल मिल रहा होता है? पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी है, हाई ऑक्टेन भी है। पेट्रोल के अगर फर्दर प्रोसेस कर लें तो हाई ऑक्टेन बन जाता है। इन सब का जो बेसिक रॉ मटेरियल है, मतलब जिनसे ये सब कुछ बनता है, दैट इज क्रूड ऑयल। मतलब जब एक्सट्रैक्शन होती है ऑयल की, तो वो रॉ फॉर्म में जमीन से जो निकलता है, दैट इज क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल जब ऑयल रिफाइनरी में आता है, तो उसकी फिर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, कैरोसिन ऑयल भी, मिट्टी का तेल सुना होगा, बट वो डेफिनेटली पेट्रोल पंप्स पे तो नहीं होता, लेकिन मिट्टी का तेल भी होता है। फिर उसमें समटाइम्स एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम ग्रीस के नाम से भी बन जाती है। तो एक कॉमन प्रोसेस है, एक कॉमन रॉ मटेरियल है, लेकिन उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स एमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक कॉमन प्रोसेस से एमर्ज हो जाती हैं, उनमें जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं
उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और अगर इसी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मसलन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इस ऑयल रिफाइनरी से अब अगर पेट्रोल निकला, इसके जरा कोई अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताइएगा आजकल क्या है? अराउंड 100 है शायद, नहीं एग्जैक्टली बड़ा जरूरी नहीं, अराउंड चलें 104 अगर एग्जैक्ट बता दें। उसके अलावा जो डीजल है उसकी अप्रोक्सीमेटली बता दें, अराउंड शायद इसका आइडिया में ना हो लेकिन मेरा ख्याल है शायद वन थोड़ा ज्यादा महंगा है शायद, लेट्स अज्यूम 110। पेट्रोल अगर फर्दर रिफाइन हो जाए ना, तो भी आपने एक वर्ड बोला था हाई ऑक्टेन का, तो उसकी क्यों फर्दर प्रोसेसिंग हो जाती है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी उस पर आती है। तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद हाई ऑक्टेन जो बन जाता है उसकी फिर प्राइस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि शायद 118 मैंने कभी पढ़ा भी, लेट्स से 120 राउंड। ठीक है, इसी के रिजल्ट में एक मैंने अभी वर्ड यूज किया था केरोसिन ऑयल, उसका होपफुली अभी आपको आइडिया नहीं होगा उसकी प्राइस क्या, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, मिट्टी का तेल की जरूरत तो नहीं पड़ी ना कभी। तो लेट्स अज्यूम अराउंड, लेकिन इसी में मैंने एक लफ्ज और यूज किया, ग्रीस। प्लीज सीरियस सीरियस सीरियस। लेट्स अज्यूम इसकी प्राइस, लेट्स अज्यूम इसकी इंसिग्निफिकेंट सी प्राइस होती है, मतलब वो थोड़ा सा रॉ फॉर्म में इकट्ठी सी चीज हो जाती है, तो उसको ग्रीस कहते हैं, दैट इज सपोज 8 पर लीटर। अब इन कॉन्सेप्ट सारा क्या है कि एक प्रोसेस है, ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसिंग होनी है, एक कॉमन रॉ मटेरियल ने एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में एमर्ज हो जाना है। तो इसमें बेटा जब प्रोडक्ट्स एमर्ज हो जाएंगी उनमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स होंगी, सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मेरी इस एग्जांपल की बेस पे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जो है, इनकी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट होंगी, उनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। और जो इनसिग्निफिकेंट सी वैल्यू आइटम अगर कोई बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। मतलब ये जो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ये सिर्फ किस वैल्यू किसकी बेस पे है, वैल्यू की बेस पे। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज joint products and insignificant value item if any produced in the common process is called as byproduct। कुछ क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? बना ले डायग्राम। वैसे तो एग्जामिनर खुद क्वेश्चंस में बताता है कि जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है, बाय प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन थोड़ा सा अगर जहन में रह जाए
डिफरेंस है वैल्यूज की बेस पे। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। नोट कर लिए। देन से काइंडली जरा ऑयल रिफाइनरी जरा विजुलाइज करने की कोशिश करें, जहन में कोई ऑयल रिफाइनरी के अंदर जाए जरा। इस ऑयल रिफाइनरी में इन प्रोडक्ट्स को बनाने की कोई कॉस्ट इंकर हो रही होगी, कोई कॉस्ट इंकर होगी सर मसलन? सर जी मसलन सर जी सबसे पहले क्या इसमें कोई रॉ मटेरियल है सर? और सर जी कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट है सर? क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है। कोई लेबर होगी सर प्रोसेसिंग के लिए? अगर कोई लेबर है वो डायरेक्ट लेबर है। देन फिर यहाँ कोई ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन अदर वर्ड्स यहाँ प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर होगी है, इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के खर्चे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट आई है 50 मिलियन किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। अब इस 50 मिलियन के खर्चे से क्या क्या बन गया? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गई। तो बताइए 50 मिलियन किसको बनाने की कॉस्ट आई है? पेट्रोल को, डीजल को, किसको बनाने की कॉस्ट आई? सबको बनाने की कॉस्ट आई है। तो हमारा बस चैलेंज इस टॉपिक में क्या है कि ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, ये सब वर्ड सही है मेरा? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की है। तो ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है, इसको जॉइंट प्रोडक्ट्स पे और बाय प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कैसे करना है? समझ आ रही बात? अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ही प्रोडक्ट बनी हो तो क्या ये 50 मिलियन सारी उसी की कॉस्ट है? लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनी है तो अब ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, तो इसे कैसे फिर एलोकेट करेंगे, ये इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक हेडिंग बना लें नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। या अगर ये भी नोट करना तो पहले डायग्राम के नीचे जरा नोट कर लेंगे। मैं अगर कभी आपके सामने वर्ड बोलूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो प्लीज और आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। और अगर मैं जॉइंट कह रहा हूं तो फिर ये कॉमन प्रोसेस होगा जिसमें से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स सेपरेटली इमर्ज हो रही हैं। क्या हो गया सर? चलूं आगे पर? हेडिंग लिखेगी जी एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। अभी फिलहाल जो मैं डिस्कशन आपके सामने करूंगा इसमें अभी बाय प्रोडक्ट्स इग्नोर्ड है। बाय प्रोडक्ट का फिर ट्रीटमेंट मैं अलग डिस्कस करूंगा। मेरी हेडिंग क्या है, किसको किस में एलोकेशन का प्रोसीजर हम डिस्कस करने लगे। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में अगर एलोकेट करना है तो उसका क्या तरीका होता है। हेडिंग समझ आ गई? 50 million is to be allocated to the joint products जी। अब इसके बड़ा मेथड्स कुछ यूज होते हैं। नंबर 1 लिखें, मेथड नंबर 1। सबसे पहले, अच्छा ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अपने कंसंट्रेट करना बस, कोई इसमें मुश्किल नहीं है प्लीज। सबसे पहले जी फिजिकल क्वांटिटी मेथड। अगर आपने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना है तो द फर्स्ट मेथड यूज्ड इज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। मसलन फॉर एग्जांपल एक मेथड क्या है, पहले एक डायग्राम जरा देखिएगा जरा।
लेट्स से मेरा एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें 120,000 टोटल कॉस्ट इंकर हुई, जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई, और इस कॉस्ट के इंकर होने से तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स बनी ए बी एंड सी। वंस अगेन आई रिपीट, बाय प्रोडक्ट्स अभी हमारी डिस्कशन में नहीं है। और लेट्स अज्यूम इस 1,20,000 की कॉस्ट से ए के 20,000 यूनिट्स बने, बी के 25,000 यूनिट्स बने एंड सी के 15,000 यूनिट्स बने। तब मेथड का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेथड। तो अगर क्वांटिटीज की बेस पे 120,000 को एलोकेट करना हो तो बता देंगे कैसे एलोकेट करेंगे? कैसे करेंगे? टोटल यूनिट्स को सम कर लें, प्रपोर्शन बना लें और एलोकेशन कर दें। तो यहाँ तक डायग्राम बनाए, फिर वर्किंग करते हैं, कैलकुलेटर्स निकाल लें। डायग्राम बेटा अगर बना लेंगे तो फिर एक टेबल सा बना लें, मतलब डेफिनेटली थोड़ा प्रेजेंटेशन भी वैसे सीख लें। देयर आर 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लें, और अगर एलोकेशन अपने क्वांटिटीज की बेस पे करनी है तो सिंपली जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे 1,20,000 रुपीज। तो एलोकेशन करते हुए यूनिट्स का सम करें, प्रोपोर्शन बनाएं और 1,20,000 को एलोकेट कर दें। बहरहाल सबको क्लियर हो रहा है प्लीज? तो 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 60,000। प्रोपोर्शन बना दें, कोई एक बता दें कैसे बनाऊं? 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, प्रोपोर्शन आ जाएगा कितने परसेंट प्रोडक्ट ए है, और उसी के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। कितने रुपीस एलोकेट हो गए सर? 40,000। बाकी भी करें, तो एक आध वर्किंग लिख लीजिएगा साइड पे। ट्वेंटी 25,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 120 हो जाएगा 50,000 एंड 30,000। सब क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नोट कर लीजिए इसको बेटा। 40,000 को जरा एक सर्कल लगाइएगा। अब देखिए 120,000 तो थी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 120,000 is joint manufacturing cost to be allocated to the product A, B and C respectively। अब इस एलोकेशन के बाद ये जो 40 आ गया, इसका नाम क्या होना चाहिए? सिंपल बात कर रहा हूँ यार। 40,000, 50,000, 30,000 कब कैसे कैसे मतलब नाम देना चाहिए? व्हाट इज 40,000? 40,000 is manufacturing cost of A, B and C, 50 and 30, B and C respectively। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए निकालना चाहता हूँ, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए, तो क्या करूं? 40,000 डिवाइड बाय 20,000।
50,000 डिवाइड बाय 25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 40,000 का नाम क्या है, लिखना जरा साथ। इट इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए। तो व्हाई वी नीड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ताकि एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैनेजमेंट आप ये डिसाइड कर सकें कि किस प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, फिर वो कितनी की सेल हो रही है, देयरफॉर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कम प्रॉफिट जनरेट कर रही है या ज्यादा जनरेट कर रही है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकें। 120 क्या था, सबकी कॉस्ट। ब्रेकअप क्यों जरूरी है, ताकि आप इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर सकें कि किसको बनाने में कितना कितना खर्चा आ रहा है। सब क्लियर है सर? क्लियर है सर? कोई सवाल तो नहीं किसी का? कोई लिख रहा तो बता दें, लिख लिया सब? अच्छा बेटा, अब ये मेथड तो, बल्कि दोबारा एक दफा हेडिंग हम देख लें। हम पढ़ने का लगे हैं इस वक्त, पढ़ने का लगे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ने जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कैसे होना है। पहला मेथड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। अब फिजिकल क्वांटिटी मेथड बेटा हमने डिस्कस तो किया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी मेथड शायद हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। मसलन फॉर एग्जांपल, एक जरा एग्जांपल देखिएगा, पहले देखें, ये लिखने की जरूरत नहीं है शायद। लेट्स अज्यूम एक कोल माइन है, कोयले की कान जिसमें से कोयला एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन बेटा ये कोल माइंस कभी कभी को डायमंड्स वगैरह भी निकल आते हैं। अगर नहीं आइडिया तो वैसे मेरी मान लीजिए, साउथ अफ्रीका में कोल माइंस में से डायमंड्स भी निकल आते हैं। मेजर पोर्शन तो डेफिनेटली स्टोन्स और कोल ही होगा, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ डायमंड्स भी समटाइम्स निकल आते हैं। तो लेट्स अज्यूम आपने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग जब एक्सट्रैक्शन की तो 5 मिलियन केजीज कोल निकला, और लेट्स अज्यूम 2 केजीज डायमंड निकले। काफी? थोड़ा और बताएं कितने होंगे? कंपैरेटिवली कम ही होंगे। फर्ज करें, चलें एक मिनट वैसे आंखें बंद कर करके सोचेंगे 2 किलो डायमंड्स हो तो काफी है। गुजारा हो ही जाएगा यार, थोड़ा बहुत। केजीज है यार, दो दो डायमंड्स नहीं, केजीज, 2 केजीज, और सही वाले केजी मतलब 2 नंबर केजीज नहीं। अब फर्ज करें ड्यूरिंग द ईयर जब हम ये माइन ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारा माइन को ऑपरेट करने का खर्चा आया है 50 मिलियन। अब ये 50 मिलियन कॉस्ट जो इंकर हुई है, किस किस की माइनिंग में इंकर हुई है? कोयल और डायमंड भी निकले। तो अगर अब हम क्वांटिटीज को बेस बनाएं, बल्कि आप बताएं क्वांटिटी को बेस बनाएं, मतलब क्वांटिटी तो हो जाएगी ये 50 लाख और 2 केजीज। जरा कैलकुलेटर पकड़ना जरा, डायमंड्स को कितने रुपए एलोकेट हो रहे होंगे? 2 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही करेंगे ना, 2 केजीज डिवाइड बाय 55.5 मिलियन एंड 2 केजीज और इनटू 50 मिलियन रुपीस। नहीं, मेरी किसी को मेरी बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? तकरीबन कितने रुपए बनते हैं? तो 20 को चले 19 रुपए लगा लें। नहीं मतलब मैं समझा तो रहा हूँ, मतलब ये वर्किंग समझ आ रही है? वर्किंग नहीं समझ आई? 2 लिखें कैलकुलेटर, नहीं फिगर्स ठीक है मेरी, मैंने जो कहा वो ठीक है। 50 लाख केजीज कोयला निकला और 2 केजीज फॉर एग्जांपल डायमंड्स निकले। देयरफॉर उनको मैंने सम कर दिए, टोटल क्वांटिटी होगी है 5 मिलियन एंड 2 केजीज। और इसको कोल को माइन को ऑपरेट करने का टोटल खर्चा इस अकाउंटिंग पीरियड में सपोज 50 मिलियन हुआ, ये कॉस्ट है। इस कॉस्ट को इंकर करके कोयला भी निकला है, कोल भी निकला है और डायमंड्स भी निकले। अब अगर हम क्वांटिटीज को बेस बना के एलोकेशन करें इस कॉस्ट की, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, आई होप कि आपने कैलकुलेशन की है, ये तकरीबन 19 से 20 रुपए बनते हैं। तो क्या 20 रुपए शुड बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ डायमंड, शुड बी एलोकेटेड टू डायमंड्स एंड रिमेनिंग, हमने शायद बेटा कोल निकाला ही इस उम्मीद पे होगा कि कुछ डायमंड्स भी हाथ में आ जाएं। तो क्या मेजर कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड टू द कोल्स या डायमंड्स? हो कैसे, अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड से करेंगे तो हो किसे जाएगी? कोल को। तो क्या सिर्फ क्वांटिटीज को कंसिडर करें
या साथ को उसकी वैल्यूज को भी कंसिडर करना चाहिए? तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड बहुत सी जगह यूज हो सकता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कुछ चीजों की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी वैल्यू शायद बहुत कम हो, और कुछ चीजों की क्वांटिटीज कम हो लेकिन उनकी शायद वैल्यू ज्यादा है। तो एक सेकंड मेथड फिर ये होता है कि सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर ना करें, उन क्वांटिटीज की सेल वैल्यूज को कंसिडर करें। तो समझ आता है यहाँ तक? तो पॉइंट 2 देखें जरा, सेकंड मेथड। अनदर मेथड, वैसे तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको बताएगा एग्जाम में आपने कौन कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा करना है। फिजिकल क्वांटिटी भी यूज हो सकता है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर सेज कि फिजिकल क्वांटिटी की बजाय वर्ड्स लिखें सेल वैल्यू एट, डरे बगैर नेक्स्ट वर्ड्स लिखेगा, एट स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। अब इसके डिस्कशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्प्लिट ऑफ किसे कहते हैं, एट स्प्लिट ऑफ। तो ये इनिशियल जरा एग्जांपल देखें जो स्टार्ट में हमने बनाई है। ऑयल रिफाइनरी में बेटा क्या इनपुट है? क्रूड ऑयल की इनपुट है। क्या उस वक्त क्रूड ऑयल के अंदर ही पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन ऑयल भी है, इवन ग्रीस भी है उसमें? किस वक्त? जिस वक्त हम इनपुट कर रहे थे। तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट सेपरेट हो गई हैं ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के बाद? तो जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए? एक ये भी आगे भी है। ये क्या, ये क्या? ये फर्दर प्रोसेसिंग हुई, ये स्प्लिट ऑफ नहीं। स्प्लिट ऑफ क्या पेट्रोल स्प्लिट ऑफ क्या ऑयल रिफाइनरी में इनिशियली हो गया था, और उसका फिर फर्दर प्रोसेस करके अगर हम बेचने में अलग इशू है। लेकिन किस वक्त हम वर्ड यूज करेंगे स्प्लिट ऑफ? द पॉइंट वेयर द सेपरेटली आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स आर आर सेग्रेटेड या सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक डेफिनेशन लिखना जरा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस, split of point means a point where separately identifiable products separately identifiable products emerge from the common process. The point where separately identifiable products emerge from the common process. कुछ समझ आई प्लीज बात? जिस स्टेज पे प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाएंगी, मेक इट सिंपल प्लीज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अब मेथड का फिर नाम क्या हो गया? मेथड का मीनिंग फिर क्या हो गया? ये जो मैंने मेथड नंबर 2 लिखा, किस वक्त की सेल वैल्यूज लेके एलोकेशन करें? सेल वैल्यूज एट सेपरेट, जैसे ही सेपरेट हुई उस वक्त की अगर सेल वैल्यूज मिल जाएं तो उनको बेस बना के एलोकेशन करें। कैसे? एक एग्जांपल बना लें। लेट्स सी में कॉमन प्रोसेस है,
उसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है 10,000। 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स इमर्ज हुई A, B and C. Let's assume quantity produced as 1,000 units, 2,000 and 3,000. $10,000 is suppose joint manufacturing cost और 3 products emerge हुई A, B and C. Let's assume all the 3 products can be sold at split of point. क्या sometimes हो सकता है कि split of point पे जो products बनी उन्हें further process करके बेचा जा सकता हो? high octane की examples में रखें, लेकिन let's assume कि further processing इनकी नहीं होती. It means all the 3 products are sellable at the split of point. मतलब जैसे वो separate होती हैं we can sell them in the market. तो अब इसकी बेस पे डेफिनेटली बेटा फिर एग्जाम में हमें फर्दर डाटा क्या चाहिए होगा कि एक यूनिट जो है वो कितने पे सेल होता है. तो लेट्स अज्यूम एक टेबल आपके सामने है, पहले देखिएगा जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आप यूनिट्स प्रोड्यूस ही लिखेंगे. तो 1000, 2000, 3000. अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो सिंपली मैं इन्हीं को सम करता और 10,000 रुपीज को इन यूनिट्स की बेस पे एलोकेट कर देता. लेकिन अगर सेल वाली मेथड है तो सबसे पहले अब हमें फर्दर क्या ढूंढना है. आपको हेल्प करेंगे, क्या ढूंढना चाहिए मुझे सर? क्या से ढूंढना चाहिए सर? फिर सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढनी चाहिए. तो लेट्स अज्यूम इट इज 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली और इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास पहले क्या आएगा सर जी? क्या आ जाएगा सर? क्या होगी? सेल वैल्यूज आ जाएंगी और सेल वैल्यूज का फिर सम करके क्या करेंगे हम सर जी? सेल वैल्यूज की बेस पे फिर क्या करेंगे हम? किस अमाउंट की एलोकेशन करेंगे? अमाउंट बता दें सर. 10,000. तो वन वे टू एलोकेट दिस 10,000 मींस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसके आप क्वांटिटी को बेस बना लें. अनदर वे इज रादर देन क्वांटिटी आप क्वांटिटीज को सेल वैल्यूज में कन्वर्ट करके प्रोपोर्शन बनाएं और उसकी बेस पे फिर एलोकेशन करें. तो फिगर्स ये काइंडली मैंने अज्यूम किए हैं 2, 3 एंड 4 रुपीस. बाकी वर्किंग करें आप. बनाए टेबल. जी सेल वैल्यूज बनेगी 2000, 6000 एंड 12,000. क्वांटिटी के साथ साथ अगर हम सेल प्राइसेस को भी कंसिडर करेंगे तो अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट किसको एलोकेट होगी? जिसकी 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 क्वांटिटी ज्यादा होगी या वैल्यू ज्यादा होगी. तो सम आया इनका 20,000. तो बाकी बेटा काम वही है जो फर्स्ट मेथड में किया था. 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. फिगर्स मैंने जरा सिंपल सिंपल सी बात रखी हुई. क्या एलोकेट हुआ? कितना एलोकेट हो गया? 1,000, 3,000 एंड 6,000. 1,000, 3,000 and 6,000 rupees respectively are now manufacturing cost of A, B and C.
क्लियर हो रहा है प्लीज सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? आपका वैसे क्या ख्याल है कौन सा मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है? नहीं मतलब डेफिनेटली दोनों मेथड सही है, मतलब कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है? सेल वैल्यू में एक एक्स्ट्रा चीज क्या कंसिडर हो रही है? वैल्यूज भी कंसिडर हो रही है ना, तो उसमें हाई वैल्यू आइटम्स तो पे ज्यादा कॉस्ट एलोकेट हो रही है। जी नोटेड है प्लीज? कोई कंफ्यूजन किसी जगह? एवरीथिंग इज क्लियर? सब क्लियर है सर? देन बड़ा इसी में अभी ये सेकंड मेथड में एक फर्दर वेरिएशन पहले आपने गौर से देखनी है, लिखना नहीं, अभी कुछ गौर से देखना है, एक छोटा सा आपसे अब ओपिनियन लेना है। लेट्स अज्यूम सर एक कॉमन प्रोसेस में टोटल कॉस्ट इंकर हुई 13,200। इसके प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स बनी, ए बी एंड सपोज सी। लेकिन लेट्स अज्यूम ये तीनों प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं सेल हो सकते। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहां है? जहां कॉमन प्रोसेस से ये सेपरेट हो जाएंगे। इन्हें अगर बेचना है तो फर्दर प्रोसेस सपोज करना पड़ता है। मींस कॉमन प्रोसेस से जब ए बी सी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो ये अभी फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होती, इन्हें फर्दर रिफाइन किया जाता है और फिर इन्हें सपोज सेल किया जाता है। इट मींस अब हमारे मेथड का तो नाम क्या था? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल ही नहीं हो रही तो देन हमें अब सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ मेथड अप्लाई करना जरा मुश्किल हो जाएगा। मेरी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस्ड। यहां तक बनाया था डायग्राम, लेकिन राइट साइड पर जरा जगह रखिएगा, मतलब ये जो साथ थोड़ी सी जगह रखिएगा। If the products are sold at split of point, then तो बड़ा कोई इशू नहीं है, आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज ले लें, जिस तरह भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। लेकिन समटाइम्स क्या पॉसिबल है? प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट split of point, instead these are sellable after being further processed. अब let's assume, बना ली डायग्राम? दोबारा लिखना छोड़ दें, गौर से देखें स्क्रीन। अब लेट्स अज्यूम बेटा प्रोडक्ट ए को अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए मार्केट में, तो जितने भी इसके यूनिट्स बनाए हमने, सपोज 2,000 रुपीज पे बेच सकते हैं। अब मैं ये रुपीज लिख रहा हूँ और सेल प्राइस लिख रहा हूँ। ए के जितने भी यूनिट्स बने फॉर एग्जांपल, उन्हें फर्दर प्रोसेस करके हम 2,000 रुपीज पे सेल कर सकते हैं। बी को लेट्स अज्यूम 6,000 पे सेल कर सकते हैं और सी को सपोज 12,000 रुपीज पे सेल कर सकते हैं। क्या ये सेल प्राइसेस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है? ये सेल प्राइसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। लेट्स अज्यूम अनदर थिंग कि ए को अगर बेचना है 2,000 रुपीज का, तो वी हैव टू इंकर 500 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? सपोज बी को फर्दर प्रोसेस करना है तो 1,000 रुपीज कॉस्ट इंकर करनी पड़नी है और सी को 2,000 रुपीज कॉस्ट इंकर करनी है। ये 13,200 के है सर जी। ये क्या है सर? ये तो है ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें एलोकेट होना है ए बी और सी में। वन मेथड इज, फर्स्ट मेथड वाज के क्वांटिटीज को बेस बना लें, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सेकंड मेथड इज सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ को बेस बनाएं। प्रॉब्लम है स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज है नहीं,
फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है। फर्दर प्रोसेस अगर किया जाए ए बी सी को तो फिर कितनी कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, 500, 1000 और 2000 रिस्पेक्टिवली। ये मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अज्यूम की है, और इस कॉस्ट को इंकर करने के बाद प्रोडक्ट ए बी और सी को जब बेचा जाता है तो वी कैन अर्न अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 2000, 6000 एंड 12000 रुपीज फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो बेटा मैंने वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, ये सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ नहीं है, ये अल्टीमेट सेल वैल्यूज हैं। और मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें तो सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ चाहिए। तो क्या कोई सजेशन आप दे सकते हैं कि मैं इस डेटा की बेस पे अप्रोक्सीमेटली सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ किसी तरीके से निकाल सकता हूं? यकीनन अवेलेबल क्यों नहीं है, हम बेचते ही नहीं है। सेल वैल्यूज स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अवेलेबल क्यों नहीं है, हम बेचते नहीं है। हम बेचते हैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद। लेकिन क्या इस डेटा से कोई कोशिश की जा सकती है कि किसी तरीके से हम कोई रिवर्स वर्किंग करके, समझाता है लफ्ज, तो रिवर्स वर्किंग करके किसी तरह सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ को अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर लें? यहाँ तक कंप्लीट करना जरा डाटा, फिर आपसे वर्किंग कराता हूँ। जी ठीक है फैसल, लेकिन पहले जरा काइंडली जरा ये डाटा पूरा करना था। ये फिगर्स लिख के बेटा काइंडली रुक जाइएगा, मेरे साथ जरा नेक्स्ट स्टेप जरा देख लें तो कैसे आप वर्किंग करवाना चाहते हैं, करवानी है आपने। टेबल से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ए बी सी। अब इस केस में बेटा फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूं अब मैं, बताएं टेबल कैसे बनाना शुरू करूं? नहीं सर, वो यूनिट्स वगैरह तो मैंने डाटा नहीं ना दिया, जो मैंने डाटा दिया वो उसकी बेस पे बताएं। अल्टीमेट सेल वैल्यू, ये जब मैं वर्ड यूज करता हूँ अल्टीमेट सेल वैल्यू, अगर मैंने किया है तो आपको समझ आया क्या कहा मैंने? और सर जी समझ आया सर? अल्टीमेट मींस फाइनल सेल वैल्यू। फाइनल सेल वैल्यू मींस सब कुछ करने के बाद, फर्दर प्रोसेस करने के बाद। और जब मैं कहता हूँ स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू, तो व्हाट डज इट मींस? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। अल्टीमेट सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। एट स्प्लिट ऑफ मींस बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अब हमारा हो जाएगा इस केस में अल्टीमेट सेल प्राइस, अल्टीमेट सेल वैल्यू। बना लेने दें एक मिनट में। 2000, 6000 एंड 12000 रुपीज। लेकिन इसको एज इट इज बेस क्यों नहीं बनाना? क्योंकि मेथड का नाम सर क्या है सर? सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अब इसमें से क्या करूं फिर यार, क्या करूं? हमें वापस आना है शायद यार, ये समझ आता है, वापस आना हमें इन प्राइसेस को हमें वापस लेके आना है। तो अल्टीमेट सेल वैल्यू में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फिर ऐड कर दो ना यार। मतलब अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद चीजें 2000 रुपए की बिक रही है, प्रोडक्ट ए 2000 की बिक रही है और 500 रुपया एक्स्ट्रा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो डेफिनेटली कोशिश की जा सकती है कि अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% सही हो जाएगा, क्योंकि शायद 2000 रुपीज सेलिंग प्राइस है और 500 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है। तो अगर मैं 2000 में से 500 लेस करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 को क्या कहेंगे हम? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो अगर आपके पास मार्केट वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ ना अवेलेबल हो तो आप फिर फॉर्मूला क्या अडॉप्ट करेंगे? अल्टीमेट सेल प्राइस ढूंढेंगे और उसमें से फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे निकाल लेंगे, और फिर उसका प्रोपोर्शन बना के आप अपनी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 13,200 रुपीज को एलोकेट कर देंगे। तो नेक्स्ट कॉलम फिर कौन सा बनेगा, बता दें यार? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर लिख के करना हो तो इस कॉलम कौन सा बनेगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिगर आ गई? एक मिनट रुक जाए। नेक्स्ट कॉलम बताएं फिर अब क्या नाम रखूं मैं?
सर बता दें यार, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, अच्छा बेटा क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ नहीं है, हम बेचते ही नहीं है, तो इसलिए एक सेकंड एक और वर्ड भी सुन लीजिएगा जरा इसको, फिर हाइपोथेटिकल, क्या मतलब होगा इसका हाइपोथेटिकल? अज्यूम्ड, अंदाजन सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। तो अज्यूम्ड या हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू कैसे आती है? अल्टीमेट सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इट मींस 1500, 5000, 10,000, इसकी बेस पे टोटल हो जाएगा, और इस टोटल की बेस पे आप 13,200 रुपीज ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिर एलोकेट कर देंगे। अब बनाए टेबल। जी सर एलोकेशन करें, कर ली। टोटल हो गया शायद 16,500, और 1500 डिवाइड बाय इनटू 13,200, 1200, 12,000, सॉरी 1200, 4,000 एंड 8,000। सबको समझ आ गया प्लीज क्या बात हो रही है? जी सर जी, कोई कंफ्यूजन, किसी वर्किंग में कोई मसला? लिख लिए? चलें फिर आगे। 1200 का सर्कल लगाएं सर। ट्वेल्व हंड्रेड का बेटा अब इस केस में नाम जरा थोड़ा सा मेरे से सुनिएगा जरा। अब ये जो 1200 है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा, डायग्राम देखें, डायग्राम बोर्ड पे देखें आप लोग, और से मेरी बात भी सुने और डायग्राम देखें, सारी बोर्ड पे देखें। क्या ये जो 1200 है ए को बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? क्या ये जो 1200 है, 4000 है, 8000 है, ये सिर्फ अभी शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट है? तो क्या 1200 में 500 ऐड हो के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए बनेगी? ये भी सिर्फ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया 1200। क्या ए को हम फर्दर प्रोसेस करके अगर बेच रहे हैं तो 500 रुपया भी ए की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? तो इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स पर ये होने चाहिए, इट इज शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ए। देखिए वर्ड जरा, ये टोटल क्यों नहीं, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, तो इट इज शेयर ऑफ
joint manufacturing cost related to A. नहीं क्लियर हुआ? शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए. परेशान लग रहे हैं. चलिए कॉलम और बना देते हैं जरा, मेरे ख्याल बात पूरी करना जरा. ए बी सी की जरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं. अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही हो तो फिर अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आनी चाहिए? एक फार्मूला ज़हन में बनाया जरा, क्या कैसे आनी चाहिए? शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. इट मींस एक अगर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो कोई एक आध वर्किंग जरूर कम से कम लिख लीजिएगा. 1200 प्लस 500, इन अदर वर्ड्स 1700. दूसरी बताएं जी फिगर क्या होनी चाहिए? बता दें एक और बता दें फिगर्स बोल दें. 4000 प्लस 1000 शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फाइनली 8000 प्लस 2000 10,000. शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. क्लियर है प्लीज फिगर सारी? इसका कॉलम का टोटल कीजिएगा जरा. 1700 प्लस 5000 प्लस 10,000 15,000 16,700. अब टोटल बेटा बन गया 16,700, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सिर्फ थी 13,200. क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 13,200 ही थी, या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके पता चलेगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का? तो 13,000 में प्लस करके देखें, वही फिगर होनी चाहिए. 13,200 प्लस 500, डायग्राम देखें जरा. 13,200 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 2000. क्या ये इसी का ब्रेकअप हो रहा है ए बी एंड सी में? लेकिन आपको पता है कौन सी फिगर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है? क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है 500, 1000, 2000, और हमें सिर्फ किसको एलोकेट करना पड़ा? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना पड़ा. आई होप कि मेरे सारे वर्ड्स क्लियर हैं यार. एक फाइनल जरा वर्किंग करना, जरा बात तो हो रही है. जो भी डेटा हमारे सामने है, अगर आप इस डेटा से मुझे प्रॉफिट निकाल के बता सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी? करें जरा हिम्मत एक मिनट. तो जरा ट्रेस करें फिगर्स, कौन कौन सी उठाएंगे तो प्रॉफिट निकलना चाहिए. अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी, तो मैं क्या करूं? मैं सेल प्राइस लूंगा. डेफिनेटली कौन सी लूंगा? जिस पे बेचते हैं हम. और हम बेचते किस पे हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, या अल्टीमेटली बेच रहे हैं? तो ऑब्वियसली व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस? किस पे बेच रहे थे हम? तो कैसे मुझे प्रॉफिट निकालना चाहिए? 2000 माइनस 1700. सही है? 2000 माइनस 1700 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. तो 300. सिमिलरली 6000 माइनस 5000 इज 1000, एंड 2000. 1000 कैसे आ रहा है? 6000 फाइनल सेल प्राइस माइनस 5000, एंड 12,000 सेल प्राइस माइनस
10,000। हम बेच रहे हैं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकाली क्यों थी? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकाली क्यों थी? सिर्फ एलोकेशन करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल कौन सी आनी चाहिए? जिस पे आप बेच रहे हैं, और लेस क्या होना चाहिए? जो टोटल खर्चे उसके आए हैं, ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी तक आ सकें। तो फाइनली व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा? 3300। और अगर आप ओवरऑल ऐसे रिकंसाइल करना चाहें, करने पहले टोटल करना जरा। 3300 समझ आता है? तो ओवरऑल अगर देखना चाहें तो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस? करें करें करें, रेवेन्यू 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 मीन सेल। रेवेन्यू डजंट मीन प्रॉफिट यार। Profit is the difference between revenue and expenses. What is the total revenue? What is the total revenue? 2000 जमा 6000 जमा 12000, 20,000। तो 20,000 minus what is the total cost? 16,700। तो 33,100 is the profit, जिसको हमने जरा प्रोडक्ट वाइज एलोकेट किया हुआ। एक नजर रिवाइज करें ये जो सारी डिस्कशन हुई है अभी। फर्स्ट पेज से शुरू करना, रिवाइज करना सारा। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं? काइंडली को यस नो में बता दें यार। ये वही बड़ा सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ ही की वेरिएशन है। ये भी सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ है, उसी में एक फर्दर वेरिएशन है। अगर तो सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं को एज इट इज यूज करें, और अगर सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अल्टीमेट सेल प्राइसेस ढूंढें, उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से डिडक्ट करके हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ में कन्वर्ट करके फिर एलोकेशन करें। तो ये उसी मेथड नंबर 2 में एग्जांपल है। किसी फिगर की कैलकुलेशन में कोई मसला अगर है चलेंगे फिर आगे कर रहे हैं अभी रिवाइज। चलें जी फिर एक और वेरिएशन देखें जरा, फाइनली मुझे जरा हेल्प करें मैं क्या करूं। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड ही चल रहा है। सपोज एक कॉमन प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी इमर्ज हो रही हैं। देन बेटा सपोज ए एंड बी आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, लेकिन सी कैन ओनली बी सोल्ड इफ इट इज फर्दर प्रोसेस्ड। अभी तक जो हमने पहले 2 एग्जांपल्स पढ़ी इसमें क्या था? फर्स्ट एग्जांपल क्या थी कि सारी प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं। सेकंड सिनेरियो क्या था? सारी प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हैं। तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि सम प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट एंड सम आर सेलेबल आफ्टर बीइंग फर्दर प्रोसेस्ड। तो वंस अगेन अगर हमने सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड यूज करना तो बताएं अब क्या करूं? अगर सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड यूज करना है मैंने, तो अब कैसे वर्किंग करूं?
क्या ए और बी की सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ पॉइंट एज इट इज उठा लूं और सी की क्या करूं, हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू बना लूं। यहां तक बनाए, फिर जो मैंने अभी बोला ये आपने नोट करना नीचे। अगर इस तरह से हो जाए तो फिर क्या करना है, मैं अभी लिखवा देता हूं। काइंडली पहले जरा डायग्राम बना लें। If some products are saleable at subplate of point, but others are not, but others are sold after being further processed, then use sale value at separate of point for first group of products and for others calculate hypothetical sale values। अगर कुछ प्रोडक्ट सेल वैल्यूज रखती हैं एट सेपरेट ऑफ पॉइंट तो वो यूज कर लें, और अगर कुछ प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए फिर हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट कर लें। ये जरा वर्ड सेंटेंस पूरा करना है। हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ, और किस मेथड से कर लें, अल्टीमेट सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज कैसे कर लें, फाइंड आउट कर लें, अल्टीमेट सेल प्राइस लें और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर लें। ठीक है जी, क्लियर है? नोटेड है सर? चलें सर, नेक्स्ट हेडिंग लिख लें। वैसे तो एक थर्ड मेथड भी है, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे फिर वो मैं डिस्कस करूंगा। इसी की एक और वेरिएशन भी है। फिलहाल आप एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अभी ये सारी बहस मैंने की है जॉइंट प्रोडक्ट्स के एंगल से। तो फाइनली व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है और बाय प्रोडक्ट कौन सी है? Significant value items with respect to each other are called as joint products, and insignificant product as a result of a common processing is called as byproduct। तो बाय प्रोडक्ट का फिर क्या ट्रीटमेंट है? एक सेकंड पहले बना ली हेडिंग, बस हेडिंग बना के रुक जाए जरा। स्क्रीन देखिएगा गौर से।
लेट्स assume once again बड़ा कॉमन प्रोसेस है जिसमें से 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स निकली ए बी एंड सी, लेकिन लेट्स assume इसी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक जी बाय प्रोडक्ट बन गई। अब लेट्स assume कॉमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीस है। ए बी एंड सी मैंने क्या assume किया? जॉइंट प्रोडक्ट्स, जी सपोज बाय प्रोडक्ट है। अब पहली चीज बेटा ये है क्योंकि बाय प्रोडक्ट एक इनसिग्निफिकेंट आइटम है। बाय प्रोडक्ट कहते किसको है? जो इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्ट हो। तो पहला पॉइंट आपने याद ये रखना है कि बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करते। इट मींस फॉर एग्जांपल अगर जी की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी कोई सेल वैल्यू भी नहीं है, तो सिंपली आप ये 1 लाख रुपया किस 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 को एलोकेट कर देंगे? ए बी एंड सी को, बाय यूजिंग आइदर फिजिकल क्वांटिटी मेथड और द सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ मेथड। सर जी अभी से सो गए? तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या याद रखना है? यहां तक बना लें डायग्राम, फिर मैं लिखवाता हूं। सर की हो गया? तो फर्स्ट सेंटेंस इज cost is not allocated to buy product। क्यों? अगर एलोकेट करेंगे भी तो वो इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्ट होने की वजह से थोड़ी सी बस कॉस्ट एलोकेट होगी। क्या इस बात का ये मतलब तो नहीं कि बाय प्रोडक्ट को बनाने का कोई खर्चा आया नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट सा होगा तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बेस पे बस हम किस पे फोकस कर लेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट्स पे, और इमटेरियल आइटम ऑफ बाय प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे। तो पहला काम तो ये है। कॉस्ट इज, बोले सेंटेंस पूरा क्या है? कॉस्ट इज नेवर एलोकेटेड टू द बाय प्रोडक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर ये आएगा, इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू, इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू या सम, इसे बेचा जा सकता है सपोज। देन देखिए एक सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रीम सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बस एक बाय प्रोडक्ट से बन गई, इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, उसका कुछ भी हमने नहीं करना, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, उसको फेंकना है। तो देन कॉस्ट उसको देनी नहीं है, उसकी सेल वैल्यू है नहीं है, तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन हो कि इस जी की कोई भी रिकवरी वैल्यू भी नहीं है, इसे बेचा भी नहीं जा सकता, तो सिंपली जी को इग्नोर करके 1 लाख रुपीज विल बी एलोकेटेड टू ए बी एंड सी एंड दैट्स इट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस बाय प्रोडक्ट की कोई रिकवरी वैल्यू है, तो देन फिर इसका जो कैश हमें मिलना है उसका तो फिर कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना यार। समझ आ रही है रिकवरी वैल्यू? मतलब इसे बेचा जा सकता है। तो लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि इस जी को 1,000 रुपए पे बेचा जा सकता है, ये इसकी सेल वैल्यू है। अगर सेल वैल्यू नहीं है, दोबारा सोचना, अगर सेल वैल्यू है ही नहीं तो फिर तो स्टोरी वैसे ही एंड हो गई। लेकिन अगर सेल वैल्यू है तो देन कोई कैश, जब आप इसे बेचेंगे तो क्या कोई कैश, और अगर कैश पे नहीं बेचा, क्रेडिट पे बेचा है, तो कोई रिसीवेबल डेबिट होगा। समझ आता है सर? तो देन बट अगर इसके पैसे कुछ मिलने हमें, तो देन इसके फिर 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। किसके? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के। कॉस्ट इज नेवर एलोकेटेड, वो बात खत्म हो गई।
लेकिन अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो मेथड नंबर 1 इज कि ट्रीट द रिकवरी वैल्यू एज अ रेवेन्यू। और रेवेन्यू का बड़ा मतलब सेल होता है। इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा, रेवेन्यू कहाँ होता है? इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट पे या एंड पे? सर जी इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट पे या एंड पे? एंड पे तो प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट को रेवेन्यू कहते हैं या सेल को रेवेन्यू कहते हैं? तो इट मींस इस केस में फिर हम क्या एंट्री कर लेंगे अगर ये मेथड नंबर 1 यूज किया जा रहा हो? जिस तरह आप जॉइंट प्रोडक्ट्स की सेल को इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिख रहे होंगे, उसी तरह बाय प्रोडक्ट की सेल को भी स्टार्ट पे लिख रहे होंगे। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री इन दिस केस? कैश या रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिट, रेवेन्यू या सेल। अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल 1000। मसलन जिस तरह इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट पे आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स की सेल आ रही होगी, उसी सेल के साथ ही 1000 रुपीज भी ऐड होके आपके टोटल रेवेन्यू में आ रहे होंगे। ठीक है सर, क्लियर? Another possible method is method of recovery is treat the recovery value as other income। या इसे नॉर्मल रेवेन्यू की तरह लिख लें, और या क्या करें, सेल में ऐड करने की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और बिजनेस की अदर इनकम ट्रीट कर लें। सेल भी ट्रीट कर लें और अदर इनकम भी ट्रीट कर लें, ये बात तो नहीं कही कर रहा मैं। या क्या कर लें, या सेल में ऐड कर लें या अदर इनकम में ऐड कर लें, जैसे हमें एग्जामिनर कहेगा। कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी, सिर्फ अगर रिकवरी वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की उसका ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है। तो या क्या करें, सेल क्रेडिट कर लें, या क्या करें, या क्या करें, अदर इनकम बना लें। फैसल साहब ने एक सवाल किया है आपसे, उसका जवाब चाहता हूं। क्या इन दोनों केसेस में गौर से देख के बताएं, पॉइंट 1 फॉलो हो रहा हो या 2 हो रहा हो, बिजनेस का प्रॉफिट अल्टीमेटली सेम होगा? प्रॉफिट बेटा अल्टीमेटली सेम ही होगा, या सेल में प्लस कर दें, या सेल में प्लस करने की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के अदर इनकम में प्लस करना। लेकिन बेटा इसका एक थर्ड मेथड भी है जो ज्यादा कॉमनली यूज भी होता है। तो जरा डायग्राम की तरफ आ जाए, एक तरह आपसे हेल्प रिक्वायर्ड है। एक बड़ा चीज ये भी हो सकती है कि 1 लाख हमारी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, और क्या इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट बन गई, और उस बाय प्रोडक्ट के बनने की वजह से 1000 रुपीज उसकी रिकवरी वैल्यू हो गई है। तो एक काम शायद ये भी हो सकता है कि हम इस रिकवरी वैल्यू को रिडक्शन अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंसिडर कर लें। हमारा खर्चा कितना हुआ है, 1 लाख, लेकिन उस खर्चे के रिजल्ट में एक ऐसी प्रोडक्ट बन गई है जिसकी रिकवरी वैल्यू 1000 रुपीज है। तो क्या यहां से हम कोई नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वर्किंग कर सकते हैं सर? क्या एंट्री करना चाह रहा हूँ, एंट्री बताएंगे जरा? नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सपेंस डेबिट नहीं, भाईजान क्या हो गया, 1 लाख खर्चा हो गया है, उस 1000 की एंट्री क्या करना चाह रहा हूँ, कैश या रिसीवेबल डेबिट, और अब सेल क्रेडिट नहीं, अदर इनकम क्रेडिट नहीं, रादर देन दैट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। मेरी इस वर्किंग से क्या होगा, 1 लाख रुपीज में से 1000 नेट ऑफ होके 99,000 रह जाएगा, और फिर वो 99,000 रुपीज ए बी एंड सी में रिस्पेक्टिवली एलोकेट होंगे। कॉस्ट किसी सूरत एलोकेट नहीं होनी बाय प्रोडक्ट को। अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो स्टेप 1 इज, मेथड नंबर 1 इज सेल बना लें, नंबर 2 इज अदर इनकम बना लें, और नंबर 3 मेथड कैन बी कि सेल और अदर इनकम बनाने की बजाय उसकी रिकवरी वैल्यू को, बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से नेट करके नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ए बी और सी जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना है।
एंट्री में रिपीट करता हूं, दोबारा आप भी जरा कोशिश करिएगा। कैश रिसीवेबल डेबिट और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट का मतलब क्या होगा? ये खर्चा भी नेट ऑफ हो जाएगा ना। लाख रुपया खर्चा हुआ, लेकिन बाय प्रोडक्ट बनने की वजह से 1000 रुपया अगर हमें रिकवर हो रहा है, तो हमारा नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा फिर 99,000 रुपीज रह जाएगा। फिर वो नेट करके जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करेंगे, आइदर बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी मेथड और बाय यूजिंग सेल वैल्यू एट सेपरेटर मेथड, विच एवर इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। कुछ क्लियर हुआ प्लीज? तो लिखें जरा थर्ड मेथड। ट्रीट द रिकवरी वैल्यू as a reduction from manufacturing cost। ये चलें as a reduction from joint manufacturing cost स्पेसिफाई करना। इन दैट केस पे जो डबल एंट्री बन रही है वो भी लिख लें। कैश और रिसीवेबल whichever is the case डेबिट, and manufacturing cost credit। और इसमें जरा कंप्लीट कर लें, जरा एंट्री के नीचे लिख लें एक सेंटेंस और। आफ्टरवर्ड्स नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट is allocated net manufacturing cost is allocated to joint products। क्लियर है सर सब कुछ? एक छोटा सा नीचे नोट लें, अगर तो क्वेश्चन में बताया हो कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है फिर तो हम वही करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक जरा सेंटेंस इस एंगल से भी लिख लीजिएगा, जरा बात पूरी हो जाए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग के जो रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट उसका क्या करें हम? देन थर्ड मेथड जो भी हमने पढ़ा इज कॉमनली यूज्ड। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना पता हो तो रिकवरी बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अ रिडक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी जी नोट लिखे नीचे। ये समझ जाएगा, ये नंबर 3 जो मैंने लिखा है, थर्ड मेथड इज जनरली प्रेफर्ड एंड यूज्ड। कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई कंफ्यूजन हो?
चलो बेटा इसके इंशाल्लाह फिर कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप लोग एक नजर रिवाइज करके आएगा। ये बुक एक आध दिन में इंशाल्लाह अवेलेबल कर दूंगा आपको। मीनवाइल जरा जाते हुए एक जरा पेज लेके जाइएगा, कल फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। बुक जरा काइंडली मुझे एक दिन बस और दे दें, इंशाल्लाह फिर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जाते हुए एक पेज आपको मिलेगा, वो फिलहाल ले जाइएगा जरा। and for all